सभी को नमस्कार। फर्स्ट ईयर AHDP सेकंड सेमेस्टर में अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं, आज सेकंड सेमेस्टर का शुरुआत में पहला ही लेसन 12th लेसन है। हम पशुपालन प्रबंधन, मैनेजमेंट, एनिमल मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहले पालतू पशुओं में विभिन्न प्रकार की आवास व्यवस्था, हाउसिंग सिस्टम फॉर डिफरेंट एनिमल्स। ये हमें खास चीज़ बताता है कि इससे पहले एक बात को आप ध्यान से सुनो। जो लोग यहाँ से LSA बन के जाएंगे तो बहुत से लोग तो नौकरी करना पसंद करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, दम वाले भी होते हैं, अपने आप में दम रखते हैं। वो कहते हैं भाई नौकरी जो है वो मैं तो नहीं करता। तो जो नौकरी नहीं करना चाहते और करनी, देखो मजबूरी है, और नौकरियां पड़ी भी कहाँ हैं पहले और बता देता हूँ। अब आपको आगे आने वाला समय ऐसा आएगा, नौकरियां कहाँ हैं। जिसने LSA किया है उसके पास ये डिप्लोमा, अगले उसके पास में सर्टिफिकेट, अगर वो बैंक से लोन लेना चाहता है तो उसके लिए सरकार ने सुविधा बना रखी है। लोन लेकर के वो अगर जानवरों को अपने घर रखे 5 से 10, तो वो अपनी आराम से रोटी खा सकता है और घर का काम भी कर सकता है, घर के पशुओं को संभाल सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर वो घर में रहते हुए इन पशुओं को संभालते हुए भी अपना काम करे तो वो कर सकता है प्रैक्टिस, कोई मना थोड़ा ही है। तो इसके लिए ध्यान देने वाली बातें जो अब है, उसके अंदर सबसे पहले आता है कि पशु को रखते कैसे, हाउसिंग कैसे बनाते हैं, उसकी हाउस कैसे बनाते हैं, उसका हाउस कैसे होना चाहिए। क्योंकि अगर ये अच्छा नहीं है, सही नहीं है, तो पशु जानवर तो बीमारी हुआ रहेगा, तो ये लॉस का कारण बनेगा आपके लिए। तो ये एक जो है हाउसिंग सिस्टम बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं तो इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ। आज लोग कुछ जो नौकरी नहीं करना चाहते थे, मेरे सामने हैं वो, कुछ लोगों ने शुरुआत किया था ये 30 भेड़ों से। 30 भेड़ें हैं और आज 300 भेड़ें उनके पास हैं, और वो राजा कहलाते हैं, अपने आप के राजा हैं। वो नौकरी नहीं करते, वो अपने मनमर्जी के राजा हैं। आदमी रखा हुआ है, वो उनको सारा जो है फीड वगैरह वो देता है, वो शाही जो है अपना ज़िंदगी से जीते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, बकरा पालन देखिए, बकरी पालन, यानी कि आज जो है जो LSA किया हुआ हमारा जो है कैंडिडेट, वो अगर ये काम कर लेता है तो आज जो अगर बकरियां भी पालता है तो बकरी का दूध मिलता नहीं है, लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं। अब आपने देखा नया एक और ट्रेंड आ गया है जिसके अंदर आप ऊँटनी का दूध नहीं मिल रहा। जो मैं चाह रहा हूँ, यहाँ मुझे आवश्यकता है मेरे दोहते के लिए, क्योंकि उसको थोड़ी प्रॉब्लम है ऑटिस्टिक की, तो वो मैं अरेंज करता हूँ बीकानेर से। कितनी परेशानी होती है, तो ये मिलता नहीं है। तो मेरा कितने रुपए का लीटर मिलता है। तो ये देखिए, ये चीज़ें हमें एक्चुअल में क्या, हम सिर्फ जो है LSA के कोर्स को इसलिए ना पढ़ें कि हमने तो नौकरी करनी है जी, बस ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी देन है पशुपालन। इसके अंदर आप, अगर आपको ये हाउसिंग आती है प्रॉपर, और पशु को का रख रखाव बढ़िया तरीके से आ गया, तो मैनेजमेंट अगर आपको करना आ गया तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसमें हम आज मैनेजमेंट की क्लास को हम ये जो लेसन को शुरू कर रहे हैं। तो इसमें ये लिखता है कि प्राचीन काल में मनुष्य अपने स्वयं की आवश्यकताओं, दूध, छाछ, घी, मावा की पूर्ति हेतु ही पशु पालता था, तथा वह सुबह शाम पशुओं को घर पर रखता था, दिन में खुले चरागाहों में अथवा जंगलों में चरने हेतु भेज देता था। लेकिन ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ी, पशु उत्पादों की मांग भी बढ़ी, तथा पशुपालक पशुओं को व्यावसायिक रूप से व्यापारिक दृष्टि से पालने लगा, तथा उनके उचित आवास की तरफ सोचने लगा, तथा महसूस करने लगा कि पशुओं के विकास के लिए, उनको स्वस्थ रखने एवं उनसे अधिक उत्पादन लेने के लिए उनके लिए अच्छे प्रकार के आवास, रहने की सुविधा तथा सुबंधन उतना ही आवश्यक है जितना कि उन्नत पशु प्रजनन और पशु पोषण।
देखिए, उन्नत पशु प्रजनन, अच्छे सांड ले आए गांव के अंदर, अच्छे सांड से गाय को क्रॉस करा दिया, लेकिन अब उसकी देखभाल प्रॉपर नहीं हुई तो उसका कोई लाभ नहीं ले पाएगा। तो अगर ये, और पोषण, पशु को क्या देना है, क्या खिलाना है, कितना कितना खिलाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूध 5 किलो देती है, वो 5 किलो दूध 40 के हिसाब से 200 का हुआ, और खिला दिया उसको 800 रुपये का, तो क्या मतलब निकला उस गाय का? कोई लेना देना नहीं उसका। आपको कितना उसको देना, दाना देना है, किस तरह से, तो ये मैनेजमेंट में वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना उनको पशु पोषण और निम्न उद्देश्यों हेतु अच्छे आवास के लिए सोचने लगे वो लोग। आवास के उद्देश्य, पशुओं को प्रतिकूल अवस्था अथवा खराब मौसम से बचाना। तो अब यहाँ आपने देखा 48 डिग्री टेम्परेचर, मैं जब प्रैक्टिस करता था तो जनरली ये केसेस ज़्यादा मिलते थे, गाय हाँफती हुई मिलती थी, हीट स्ट्रोक के केसेस मिलते थे, क्योंकि रख रखाव सही नहीं था। ऊपर वो जो लोहे की होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, छत, वो डाली हुई है, नीचे जानवर खड़ा है, वो तप रही है, नीचे वो तप रहा है, तो अब क्या दूध देगा वो? तो ये से हानियाँ ही होंगी। तो ये प्रबंधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पशुओं को प्रतिकूल अवस्था, खराब मौसम से बचाना, जैसे अधिक तेज धूप, वर्षा, तेज ठंड और तेज गर्मी, और अगर ओले पड़ जाएं तो, छोटा जानवर सिर में लग गए 2 भारी ओले तो इसलिए पशुओं को चोरी व मांसाहारी जंगली जानवरों से भी बचाना बहुत ज़रूरी है। आपने भेड़ें रख रखी हैं और रात को भेड़िया आया और वो 4 ले गया उठा के, तो उसका क्या मतलब निकला आपका? तो ये नुकसान। तो उसका प्रबंधन, उन जानवरों से बचाना भी इम्पोर्टेंस रखता है। पशुओं की प्रजनन एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, पशुओं की मृत्यु दर में कमी करना, भी कम से कम उनके वैक्सीनेशन प्रॉपर हो। अभी आपने ये पिछले चैप्टर में ये इधर वैक्सीनेशन दे रखा है, आपने प्रॉपर वे में पढ़ लिया होगा। जो लोग साल के अंदर इन 3 बीमारियों के टीके नहीं लगवाते, और एफएमडी का तो 6 माह बाद, BQHS और एफएमडी, तो वो घाटे का घर ही रहते हैं, उससे कोई लाभ नहीं ले सकते जानवर से। सुव्यवस्थित कम खर्च में सही ढंग से देखभाल करना, सुव्यवस्थित कम खर्च में ढंग से अच्छा देखभाल, खर्चा कम, प्रोडक्शन ज़्यादा, आप बचे रहेंगे। खर्चा ज़्यादा हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, आप भी गए साथ में। पशु को नियमित आहार उपलब्ध करवाना और वेस्टेज को बचाना। अब आपने गांव में जम जाते थे तो उनको यही नहीं पता इसको तूड़ी कितनी डालनी है, हरा कितना डालना है, दाना कितना डालना है, वो वेस्टेज, तूड़ी भी पड़ी हुई है, हरा भी पड़ा हुआ है, दाना भी पड़ा हुआ है, वेस्टेज। पशुओं को बीमारियों से बचाना, जैसे निमोनिया, हीट स्ट्रोक आदि। अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन प्राप्त करना, जैसे स्वच्छ दूध, साफ सुथरा। कैसे आपको ये पता ही नहीं है, दूध दोहने से पहले आप उसके थनों को अच्छी तरह से वॉश करें। तो आज बुरा नहीं माने आप, मैं कुछ डेयरियों में जाता हूँ तो वहाँ जो लोग दूध निकाल रहे होते हैं और जो अडर है उस पर वो गोबर लगा होता है, तो जब वो चारों से दूध से थन निकाल रहे होते हैं, दूध निकाल रहे होते हैं थनों से, तो क्या होता है, वहाँ वो गोबर लगा हुआ है, वो हिले के वो उसके अंदर ही गिर जाता है। तो ये तो प्रॉपर जो है वो, ये बीमारी का घर जो है वो खरीदना है। तो ऐसी बातों से बचना। अब अच्छे आदर्श अच्छे आवास के लिए स्थान आदि के बारे में महत्वपूर्ण ये जानकारियाँ इन्होंने दी हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। इनको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये बात जो है समझ में नहीं आती, जनरली हमारे भी नहीं आई थी। सिंपल सी बात है, हमने तो देखा नौकरी करेंगे, डॉक्टरी करेंगे, बस बात, दैट्स ऑल। लेकिन जिनके आगे थी वो आज जो है वो बहुत ही ऊंचाइयों पे हैं लोग। उन्होंने नौकरी को प्रेफरेंस नहीं दिया, उन्होंने क्या किया, वो कहते हुए हम तो अपना जो है वो धंधा करेंगे। अब उस धंधे के क्या, डेयरी खोल लो, पोल्ट्री खोल लो, पिगरीज खोल लो, फिशरीज खोल लो। लोग आज वो इस तरह का जो है काम करके पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए। हाँ, अगर आपने जो है लिमिट में रहना है और उतना आना है और उतना खाना है, तो फिर आप चाहे नौकरी कर लो। तो ये कारक जो है, अब ये देखिए क्या है, स्थान का वर्णन एवं पानी निकासी, ये जरूरी है। वांछित लक्ष्य, भवन निर्माण वाली जमीन आसपास से थोड़ी ऊंची व समतल होनी चाहिए। ये जो जगह हम जहाँ रखेंगे, भवन बनाते हैं, तो थोड़ा ऊंचाई में हो, क्योंकि पानी बाहर निकल जाए।
टोपोग्राफी एंड ड्रेनेज वाटर, स्थान का वर्णन पानी निकासी में ये होना चाहिए। कारण अथवा लाभ क्या है? बरसात का पानी व फार्म का गंदा पानी इकट्ठा नहीं होगा, फार्म की सफाई आसानी से होगी, बीमारियों की स्वतः रोकथाम होगी। मिट्टी का प्रकार, टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टी उपजाऊ हो ताकि पशुओं के लिए हरा चारा उगाया जा सके। मिट्टी ना तो बालू रेत हो, ना ही ज़्यादा चिकनी हो। जहाँ तक हो दोमट सैंडी लोमी, दोमट दोनों तरह की मिली हुई मिक्स हो। अन्य मिट्टी बरसात में फूल जाती है तथा उसके कारण फिसलन पैदा हो जाती है, जैसे चिकनी मिट्टी हो तो परेशानी करती है, तथा सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों में परजीवी, जैसे अभी मैंने पीछे आपको शायद नहीं, अभी आप नहीं, सेकेंड ईयर को, चिंचड़ परजीवी जैसे चिंचड़ हैं, मच्छर हैं, कृमि रहने लग जाते हैं, जो कई बीमारियों के वाहक हैं। आगे पढ़ोगे सेकेंड ईयर में किन किन बीमारियों के वाहक हैं ये आपको आगे पढ़ाएंगे। सूर्य का प्रकाश, एक्सपोजर टू सन, पशुशाला के फर्श पर सीधी सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। इसके लिए भवन का निर्माण पूर्व पश्चिम दिशा में करना चाहिए, ये ध्यान रखें, पूर्व पश्चिम। तो अगर सूर्य चढ़ रहा है तो रोशनी आएगी, और पश्चिम है तो भी रोशनी उसकी पड़ेगी, तो रोशनी जरूर उसमें आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पशुशाला में नमी नहीं रहेगी, और नमी जो है, ह्यूमिडिटी जो है, वो परजीवी नहीं पैदा हो पाएंगे। फर्श, पेशाब व गोबर से नाली हमेशा सूखी रहेगी। काम करने वाले कर्मियों को व पशुओं को छाया व धूप दोनों मिलेगी, और विटामिन डी का प्रचुर मात्रा में संश्लेषण होगा। ये देना नहीं पड़ेगा विटामिन डी, क्योंकि सूर्य की रोशनी में ये अपने आप ही शरीर में सिंथेसाइज होता है, बनता है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अगर छाया में ही रखोगे तो विटामिन डी की कमी आ गई तो कितने रोग होंगे। विटामिन डी से ही तो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है बॉडी के अंदर, तो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, हड्डियाँ कमज़ोर होगी, दूध कम हो गया, तो आपने रखा किस लिए पशु को? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिनको बिल्कुल बंद रखते हैं उनको विटामिन डी की खुराकें देनी पड़ती हैं, वो देते हैं, तो ये एक्स्ट्रा खर्चा हो गया जो कि महंगा है। विटामिन डी, सीधी हवा से बचाव, प्रोटेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट विंड, पशुशाला का भवन पूर्व पश्चिम दिशा में बना हो, क्योंकि अधिकतर हवा उत्तर और दक्षिण ही चलती हैं। ये भी जो है वो तजुर्बा है, तो उस तजुर्बे से हमें काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम तो पहले उत्तर पश्चिम बना के देखेंगे, हैं, पहले तजुर्बा लेंगे। पशुशाला की दीवारें 1.52 मीटर ऊंची हों, यानी कि ये लगभग हो गया 1.5 और 1.5 नहीं, इतने में तो काम नहीं चलेगा। 1 मीटर में 3 फुट हो गए ना, हाँ सही है, 4.5-5 फुट, ओके 5 फुट पढ़ा है मैंने, 5 फुट उसकी दीवार ऊंची होनी चाहिए ताकि जानवर कूद के बाहर नहीं जाएगा। पशु के शरीर पर कोई नुकसानप्रद असर नहीं हो, मौसम का अकस्मात परिवर्तन भी हानिकारक असर नहीं दिखा सके, दूध दूते समय उसका संक्रमण नहीं हो सके, तो ये सीधी हवा से भी ये बचाव हो। पहुंच व बाजार, एक्सेसिबिलिटी एंड मार्केट, डेयरी भवनों का निर्माण मुख्य मार्गों तथा सड़क से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए। यह दूरी सड़क से 100 मीटर से अधिक ना हो, जहाँ तक वो बाजार में भी नज़दीक हो। क्यों? क्योंकि उत्पादित उत्पाद जो आएगा, जो वहाँ पे बनेगा, आप चाहे दूध बनाओगे, मावा बनाओगे, जो भी वहाँ, चाहे वो छाछ ही बनाओगे, कुछ भी हो, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में ईजी हो, पहुँचाने में ईजी हो, तो रास्ता ही नहीं है, बहुत दूर है, कहीं है तो दिक्कत आएगी। उत्पादित उत्पाद दूध आदि को आसानी से कम व्यय पर बाजार में पहुँचाया जा सके, आसानी से कम खर्च पर कच्चा माल, दाना, चारा आदि लाया जा सके वापस, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपने दूध को ले जाना है सेल करने के लिए, और वहाँ से चारा दाना भी तो लेके आना है उसके लिए। गोबर आदि का निस्तारण भी आसानी हो सके, अर्थात इसे बेचने पर आसानी से परिवहन हो सके। भवन पर कार्य करने वाले कर्मी व अधिकारी आसानी से आ व जा सके। पानी की आपूर्ति, वाटर सप्लाई, स्वच्छ, साफ, मीठा तथा उपयुक्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो, पशु स्वस्थ रहेगा तथा अच्छा उत्पादन दे सकेगा। बाह्य नज़दीकी वातावरण, सराउंडिंग्स, पशु भवन के आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा, स्वच्छ तथा हरा भरा होना चाहिए। भवन के आसपास मांसाहारी जंगली जानवर, चोर, डाकू निवास नहीं करें। ये तो खैर हम नहीं हटा सकते, अगर मान लो उसके पास कोई रहता है तो उसको ये नहीं कह सकते तो चोर है भाग जा,
लेकिन संभल के खरीदें, आसपास के एरिया को पहचानें। पहले इनका भाव ये है कहने का। जैसे हम मकान बनाते हैं तो देखते हैं ना भाई आसपास में यहाँ कौन रहता है, भाई ये कॉलोनी कैसी है भाई, तो ये सिंपल सी बात है। दीवारें चिकनी हो, कोई वस्तुएं लटकती हुई नहीं हो। इससे क्या होगा, पशु अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करेगा, जिससे उसका उत्पादन बढ़ेगा। फार्म का आर्थिक नुकसान नहीं होगा, पशु को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचेगी। तो ऐसा नहीं हो कि पशु जो है वो भागता हुआ आया दीवार के पास, वहाँ अपने खूंटे गाड़ रखे हैं और वो खूंटा पीछे उसके खा जा रही थी, वो रगड़ने लगा और वो कहीं पूंछ के लग गया या कोई NS पे लग गया या कोई और पेट में जो चुभ गया। ऐसा नहीं हो, यही है इनका कहने का मतलब। बिजली की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हमेशा सही फेज में उपलब्ध हो, अन्यथा जनरेटर लगावें। मशीनें आवाज़ नहीं करेंगी, वे खराब नहीं होंगी। अब ज़्यादातर फार्म के उपकरण विद्युत चलित हैं, अतः समय व मजदूरी दोनों की बचत होगी। पशु आराम से रहेंगे तथा रोशनी के कारण चोरी नहीं होगी। फार्म की सुंदरता भी बढ़ेगी। मजदूरी, लेबर, प्रशिक्षित, ईमानदार, सस्ता, नियमित कार्य में रुचि लेने वाला होना चाहिए। ढूंढने पड़ते हैं ये, मैनेजमेंट करना है मुश्किल। अगर आप कर लेते हो तो फिर आपको लाभ ही लाभ है। अब प्रशिक्षित ईमानदार कहाँ से लाओगे, उसका क्या पता है। ईमानदार इसलिए कि बकरी का फार्म था और उस पर रखे थे, वो रात को 4 बकरी सप्लाई कराया और वो कह गया चोर ले गए। हाँ, पशुओं का रख रखाव तकनीकी विधि से होगा। कार्य भी अच्छी प्रमाणिकता का होगा। प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के कारण मशीनों आदि की उम्र बढ़ेगी, फार्म को लाभ होगा। भवन निर्माण, कंस्ट्रक्शन। भवन हमेशा पशुओं की संख्या, स्वयं की आर्थिक स्थिति व भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनावें। भवन में चारा, भूसा व गोबर आदि का भंडारण अलग से भवन हो। भवन टिकाऊ ईंट, सीमेंट, पत्थरों आदि से बना हो। इससे क्या फ़ायदा, पशु आराम से रहेंगे तो पशु तनाव मुक्त रहते हुए अधिक उत्पादन देंगे। चारा भूसा खराब नहीं होगा तथा गोबर आदि से संक्रमित भी नहीं होगा। भवन की उम्र लंबी होगी, सीलन से चारा दाना आदि खराब नहीं होगा। रख रखाव पर कम खर्चा आएगा। अन्य बैंकिंग, संचार, स्कूल, क्रय विक्रय केंद्र, फार्म हाउस के नज़दीक सभी सुविधाएं अगर हों तो ये अच्छी बात है। फार्म के रख रखाव व कर्मियों की आवश्यकता के सामान की पूर्ति समय पर आसानी से हो जाएगी। फार्म पर कार्य करने वाले कर्मी तनाव मुक्त मन लगाकर अधिक कार्य करेंगे, जिससे फार्म की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। आपातकाल में दूरभाष से डॉक्टर, पुलिस, अग्निशमन को बुलाया जा सकेगा। तो अगर ये सुविधाएं होंगी तो बैंकिंग अगर सुविधा है, साथ में पास में स्कूल सुविधा है, तो ये इन्होंने नहीं लिखा। अब वहाँ कार्य करने वाले कर्मी हैं, जैसे मियाँ बीवी रह जाते हैं तो उनके बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई का सामने स्कूल है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंकिंग सुविधा है अगर कहीं नज़दीक में तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम नेक्स्ट जो है आज सिर्फ जो है प्रकार पढ़ेंगे और इसका डिस्कस हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो पशु के आवास के प्रकार, टाइप ऑफ कैटल हाउसिंग। पशु आवास, कैटल हाउसिंग में एक तो होता है खुला आवास, एक होता है बंद आवास, यानी कि लूज हाउसिंग और पेन टाइप बार्न्स। बंद आवास यानी कि कन्वेंशनल हाउसिंग और बार्न सिस्टम। तो ये एक इसमें भी एक पंक्ति प्रणाली, सिंगल रो सिस्टम, और दोहरी पंक्ति प्रणाली यानी कि डबल रो सिस्टम। डबल रो सिस्टम में भी पूंछ से पूंछ यानी कि जानवरों का मुंह इधर दोनों का अलग होगा, यूं होगा मुंह अलग, तो पूंछ से पूंछ, और अगर होगा फेस टू फेस तो मुंह इधर हो जाएगा और पूंछ साइड में। तो ये इस तरह से ये डबल रो में जब जानवर खड़े होते हैं तो ये फेस टू फेस हो गया और ये टेल टू टेल हो गया। इस तरह से दो तरह की विधियां, इनको हम पढ़ेंगे, इनके लाभ हानियां सब हम देखेंगे। 2 रो में। और सिंगल रो में क्या है, सिंगल रो में तो आप जब जिधर जो है मर्जी करके खड़े कर सकते हो। बीच में ठाण है, इधर भी खड़ा हो, इधर वह चाहे बीच में ना भी बनाओ, एक साइड में बना दो तो भी वो खड़ा रहेगा। तो अब इसमें टाइप ऑफ कैटल हाउसिंग का हम जो है नेक्स्ट जो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।